ये बिग बॉस के अंदर जीत गया, बाहर जाके नॉमिनेट होता जा रहा है। मिडिल क्लास को बहुत कुछ ऑफर किया गया है, आपका घर चले ना चले सरकार चलती रहेगी। लोगों ने बोला काफी अनइमेजिनेटिव है, ऐसा लग रहा है कि भाई पॉलिस्टर कपड़े पे विनाइल चिपका दिया, मतलब अभी इंडिया है, एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेना। If you can't bear the heat, then leave the kitchen. जितना आपका फेम है उससे ज्यादा लाइक्स आते हैं उसकी वीडियो पर। I was shocked to hear those things. So insensitive, but Kusha handled it brilliantly. ऐसी लाइन मारो कि कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों कंफ्यूज हो जाए कि किसकी साइड से बोला। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। चलिए शुरू करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया, माय रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, जिसमें उन्होंने अपने बीएफएफ एल्विश यादव को रोस्ट किया। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस बेचारे के तो ना दिन ही खराब चल रहे हैं। पहले वो सांप वाले केस में फंस गया, फिर वो मैक्सटन वाला केस, फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया, और हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर गया तो किसी लॉयर ने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि भाई मंदिर के अंदर इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फोटो खींची है, जबकि बेचारे ने खींची भी नहीं थी, अपना फोन डिपॉजिट कर लिया था, किसी सिक्योरिटी वाले ने खींची थी। Why always me? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर जगह पे मेरा नाम खराब होता है। सही बात है, हर बार फंस जाता है। ये बिग बॉस के अंदर जीत गया, बाहर जाके नॉमिनेट होता जा रहा है। एल्विश भाई! खैर दैट्स ऑफ टॉपिक। वीडियो अपलोड किए जाने के बाद आउट ऑफ द ब्लू ट्रोल और हेटफुल कहे जाने पर बीजेपी लीडर कीरत सोमैया ने इन पर डिफेमेशन का केस कर दिया। कि कीरत सोमैया ने नहीं किया, फिर किसने किया? बराबरी तो है, बराबरी तो नहीं है। Okay, not a dolled up Kirat Somaia, but a local BJP leader from Mumbai, सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी पर 20 लाख रुपए का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन किया, बुलाया कि भैया क्या सीन है, आओ जरा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। पाजी नथिंग अगेंस्ट यू, पर फुटेज लेने से पहले थोड़ी ब्रांड वैल्यू तो बढ़ा लो। जितना आपका फेम है उससे ज्यादा लाइक्स आते हैं उसकी वीडियो पर। एंड आई एम कंप्लीटली विथ यू भाई, जर्मनी वाले ने बिल्कुल गलत किया आपके साथ। ऐसे कैसे ट्रोल बोल दिया आपको? ट्वीट देखो, आपके ट्रोल थोड़ी हो आप, हॉर्नी हो बस। बट फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन किया है, मतलब अभी इंडिया आएंगे, एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेना। ओके, नेक्स्ट अप अनदर यूट्यूब कंट्रोवर्सी। मुझे नियॉन मैन ही बना के मानोगे तुम लोग, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये है फेमस कंटेंट क्रिएटर कुशा कापिला। इन्होंने हाल ही में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि रिसेंटली उन्हें एक रोस्ट शो में इनवाइट किया गया था और लोगों के जोक से उन्हें डीह्यूमनाइज्ड फील हुआ। साउंड सिमिलर टू आई वाज असॉल्टेड इन अ बॉक्सिंग रिंग बट फक रैशनल। दरअसल हाल ही में कुशा कापिला आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो में एक गेस्ट के तौर पर आई थी। कई सारे कॉमेडियंस ने उनको रोस्ट किया, बट रीडिंग हर पोस्ट सीम्स लाइक मोस्ट ऑफ हर डिसअपॉइंटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉमेडियन समय रैना's कंटेंट ऑन हर। जिसके चलिए थोड़े कमेंट्स पढ़ते हैं। श्रेया XVII लिखती हैं, इट्स अ रोस्ट, व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग। तानी मैटी लिखती हैं, आई वाज शॉक्ड टू हियर दोस थिंग्स, सो इनसेंसिटिव बट कुशा हैंडल्ड इट ब्रिलियंटली। हाँ, मतलब वीडियो में तो लग ही रहा था शी वाज अ गुड स्पोर्ट। और डिड दैट रियली हर्ट, बट दैट्स व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक्स। ओह गॉड, प्लीज डोंट बी ऑन अ रोस्ट इफ यू आर अ स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक मतलब होता है जो बहुत इजीली ऑफेंड हो जाए, मतलब शी इज अ कॉमेडियन एंड नोइंग हाउ रोस्ट वर्क, व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग। गाइस, लाइफ हिल गई इज रिलीजिंग सून, इट्स अ पीआर एक्सरसाइज। मैं इसे डिसएग्री करना चाहता हूं, बट जो रीसेंट पीआर कंट्रोवर्सी देखी है ना, कुछ बिलीव नहीं होता भाई। वाह, नाउ शी इज प्लेइंग द विक्टिम। If you can't bear the heat, then leave the kitchen. I don't like roasting in comedy. It's an insult, nothing to laugh on it. लिबास कुर्ती बोलती है, agree that is too personal and they should apologize to her. It's a personal thing. And not to forget, ऐसा ही एक केस हुआ था जब अश्नीर ग्रोवर शो पे आए थे। उन्होंने तो एपिसोड ही नहीं जाने दिया था, कुशा कापिला ने तो फिर भी बहुत सारे कट्स के बाद जाने दिया। डिवोर्स के बाद पूछ जाए। I'll try to talk some sense here। देखो, कॉमेडी और जोक्स ना बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। टेंशन और पंचेस पर ही जोक्स मारे जाते हैं, और रोस्ट तो खासकर उसका एक अनफिल्टर्ड फॉर्मेट ही होता है जिसमें किसी के एक्सपेंस पर किसी को एंटरटेन किया जाता है। एक रीजन है ना कि आशीष सोलंकी स्क्रिप्ट मतलब एपिसोड की शुरुआत में ही किसी से साइन करा लेता है कि भैया कहीं ऑफेंड हो जाओ, कुछ ऐसा बोल दिया जाए जो नहीं बोला जाना चाहिए था, पर यहां हम बोलेंगे क्योंकि यहां बोला जाता है, तो आप हम पे केस मत कर देना। और रोस्ट तो फॉर्मेट ही ऐसा है कि हर चिल में चुल ढूंढने वाली वोकनेस के साथ नहीं जाएगा। हर जोक किसी ना किसी को ऑफेंड करेगा। पर्सनल ओपिनियन, अगर आप जोक्स से ऑफेंड हो जाते हो तो रोस्ट कॉमेडी तो आपके लिए नहीं है, वरना हर जोक या तो भाई डीह्यूमनाइजिंग होगा, या तो रेसिस्ट होगा, या तो सेक्सिस्ट होगा, या तो मिसोजिनिस्ट होगा, या तो बॉडी शेमिंग होगा, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है आपका कुछ और हो। जो भी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में #कुशा कंट्रोवर्सी लिखकर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना।
एंड एज यू नो पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो चुके हैं और इससे पहले मेडल्स आए वहां से कलेश आना शुरू हो चुका है. इट्स गेटिंग हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन. पहला तो जो इंडियन कंटिजेंट का ऑफिशियल ड्रेस था उसको काफी ज्यादा लोगों ने एंड आई एम यूजिंग द माइल्ड वर्ड डिसलाइक किया. डिजाइनर तरुण तालियानी ने इंडिया का ऑफिशियल ड्रेस को डिजाइन किया था और जैसा वो दिखा उसको लेकर लोगों के ओपिनियन कुछ अच्छे तो नहीं थे. लोगों ने बोला इंडिया के पास इतने आर्ट फॉर्म्स है, हैंडलूम्स है और आपने ये क्या बनाया. लोगों ने बोला काफी अनइमेजिनेटिव है, ऐसा लग रहा है कि भाई पॉलिस्टर कपड़े पे विनाइल चिपका दिया हो. एक यूजर है नंदिता अय्यर, उन्होंने लिखा हेलो तरुण, आई हैव सीन बेटर साड़ीज सोल्ड इन मुंबई स्ट्रीट्स फॉर ₹200 देन द सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स यू हैव डिजाइंड. चीप पॉलिस्टर लाइक फैब्रिक, दैट प्रिंट, ट्राई कलर्स थ्रोन टुगेदर विद नो इमेजिनेशन. डिड यू आउटसोर्स दिस टू एन इंटर्न? पर्सनली नॉट अ फैशन एक्सपर्ट बट मुझे भी लगता है कुछ बेटर किया जा सकता था. हमारा इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री इतना ज्यादा डाइवर्स है. कुर्तों में आप बात करो तो भाई चिकनकारी कुर्ता होता है, संबलपुरी कुर्ता होता है, फुलकारी होती है पंजाब साइड में, चंदेरी साड़ी होती है, मतलब बहुत सारे डिजाइन्स हैं. उनको अच्छी तरीके से एक फ्यूजन बना के इंडिया को और बेटर रिप्रेजेंट किया जा सकता और ब्राइटली रिप्रेजेंट किया जा सकता था. आपको ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना. अगली पेरिस ओलंपिक्स कंट्रोवर्सी हुई वहां की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर. जब भी किसी देश में ओलंपिक्स होता है तो वो एक ओपनिंग सेरेमनी करते हैं जिसमें कुछ वो प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं. और इस बार जो पेरिस में प्रोग्राम्स हुए उसको लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई. काफी ज्यादा ड्रैग परफॉर्मेंस हुए और लास्ट सपर का एक बड़ा वोक सा रिप्रेजेंटेशन हुआ जिसको लेकर लोगों ने ट्वीट किया द पेरिस ओलंपिक्स हैव गॉन फुल ब्लोन सैटेनिक, going as far as to mock the last supper of Christ and having a celebration worship of Baal Moloch. This isn't sign of the times we are living in. This is spiritual warfare. Ellie David लिखते हैं this is disgusting and repulsive beyond words and maybe best symbolizes the decline of Europe. This Olympics has gone full woke dystopian. The Olympic ceremony was filled with transgender mockery of Last Supper, the golden calf idol, and even the pale horse of Book of Revelation. The Olympics has made it clear that the Christian viewers aren't welcome. देखो ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि when they were planning this, इनको नहीं पता था कि इस पे बैकलैश आएगा. सवाल ये है कि ये बैकलैश चाहते थे कि नहीं. तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें. आपका इस मामले में क्या सोचना है कि ज्यादा वोकिफिकेशन हो रहा है या फिर भाई पेरिस का अपना इंटरनल मैटर है, वो जैसे अपनी ओपनिंग सेरेमनी करे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. यू कुड हैव योर ओन ओपिनियन कमेंट सेक्शन में #पेरिस ओलंपिक्स लिखकर जरूर बताना. और ये ओलंपिक्स अभी चलने वाला है तो अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे. चलो न्यूज की बात करते हैं. हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग द बजट. इससे पहले आगे बढ़े, इंटरनेट पर एक डिबेट चल रही है, उस पर अपना कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा. अच्छा हुआ क्या है कि जब से ये तेल वगैरह प्रमोट हो रहा है ना तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये यूट्यूबर्स वगैरह प्रमोट करते हैं, ये लोग खुद इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते होंगे, वैसे भी तेल को यूज करने का खास कुछ फायदा वायदा होता नहीं है, सब होक्स है, सब मिथ है. तो देखो भाई पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को तो कोई अगर फ्री में कोई प्रोडक्ट बेचता है तो मैं तो देखो बिल्कुल ही यूज उसको कर लेता हूं, ठीक है. और अगर उस चीज को डिबंक करने के बाद वाली बात आई तो वैसे भी कर लूंगा. दूसरी जगह बात रही कि नहीं यार तेल वगैरह कोई फायदेमंद होता नहीं है, तो उस चीज को मैं थोड़ा पर्सनली ले जाऊंगा. क्योंकि अगर ऐसा होता कि तेल का कोई फायदा नहीं है, मिथ है पूरी तरीके से, तो इंडिया के अलग अलग जगह पे सारी जो दादी नानी होती ना वो आपको तेल नहीं लगा रही होती है. बच्चों को तेल लगाया जाता है, उससे मालिश की जाती है. उसका एक सिंपल रीजन है और वो ये है कि जो आपका साइंटिफिकली अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं ना तो तेल से फायदा ये होता है कि जब आप तेल को ऐसे मालिश करते हो तेल को अपने स्कैल्प पे, तो आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बनता है विच प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. दूसरी बात ये होती है कि हम लोग आजकल ना बहुत जो सिटीज में रह रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, हम लोगों की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो इतनी है कि भाई शहर में पोल्यूशन है, कभी भी पानी में TDS ज्यादा रहता है. तो ये जो तेल जो होता है ना ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है ना. आप सीरम कंडीशनर बाहर इन्वेस्ट करते हो, तेल उसका नेचुरल काम करता है. मैं पर्सनली जब भी कोई प्रोडक्ट लगाता हूं तो उसके पहले एक बार तेल लगा लेता हूं, तो मेरे को ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो काम करता है. बहुत तरीके हैं तेल को यूज करने के, लगाने, आप भी उसमें लगा सकते हो. तो अगर आप मॉडर्न बन के सीरम वगैरह यूज करते हो अच्छी बात है. मैं यूज करता हूँ यालवा हर्बल का जो भृंगमुलिका ऑयल आता है इनका, मुझे काफी ज्यादा इसमें पसंद आया है. एक तो ISO GMP सर्टिफाइड है तो उतना सोचना नहीं पड़ता, और फिर जो इसका क्वालिटी है वो अलग ही जब आप यूज करते हो तब आपको समझ में आता है. नॉर्मली जब आप तेल यूज करते हो उसमें मिनरल ऑयल वगैरह लगा देता है, उतना फायदा नहीं होता. लेकिन हाँ आप कोई नेचुरल ऑयल भी यूज कर सकते हो, आप सरसों का लगा सकते हो, गरी का लगा सकते हो. और अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट जो आदिवासी लोग बना रहे हैं अगर आप उसको ट्राई करना चाहो तो आप हकी पिकी कम्युनिटी द्वारा बनाया गया ये वाला तेल ट्राई कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे मैंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यहीं पर कॉल करके ऑर्डर करना. कई सारे मिनरल्स, माइंस, कॉर्पोरेट्स, यहाँ सब में बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं. जो आपको मैटर करता है वो बेसिकली है टैक्स स्लैब्स. टैक्स स्लैब्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब आपके स्क्रीन पर मैंने ओवरले कर दिए. ज्यादा नहीं, हर टैक्स स्लैब में 1-1 लाख यहाँ वहां किया गया है, जिससे आपके कुछ नहीं कुल मिला के पूरे ओवरऑल टैक्स पे 1000 यहाँ वहां बचेंगे. मतलब वही बात हो गई कि कितने का दिया भैया, 500 रुपए का. अरे राम थोड़ा कम करो भैया. मैडम आप 499 दे देना. ओपन लेटर ने बड़ा अच्छा सम अप किया. टैक्सेस लाइक अमेरिका, सर्विसेज लाइक सोमालिया. अनदर बिग हाईलाइट फॉर शार्क टैंक फैंस, एंजल
टैक्स हटा दिया गया है। आपका कोई स्टार्टअप है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाई। मिडिल क्लास को बहुत कुछ ऑफर किया गया है और सबसे ज्यादा जो दिल खोल के बजट मिला है वो है बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य को। आपका घर चले ना चले, सरकार चलती रहेगी। और फायदा मिला है फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स और इंटर्नशिप वालों को। सरकार ने कहा है कि टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप लगाएगी। मतलब एक कंपनी 20,000 इंटर्न। कॉर्पोरेट है कि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म मिला वो इस बात पे कि सरकार टैक्स पे टैक्स ही लगाई जाती है। पहले ITR, GST, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस। बस सरकार का काम है कि कुछ भी करो, सांस भी लोगे तो उस पर टैक्स लगा देंगे। और तेरी लाश से भी पैसा वसूलूंगी, समझे? इस पे अभिजीत गांगुली का बहुत अच्छा ट्वीट लगा कि इफ आई अर्न मनी, निर्मला टैक्स ले लेती है। इफ आई स्पेंड मनी, देन ऑल्सो निर्मला उसमें टैक्स ले लेती है। इफ आई डोंट अर्न और स्पेंड बोथ एंड माई मनी इज जस्ट लाइंग इन एज एन इन्वेस्टमेंट, निर्मला उस पे भी टैक्स ले लेती है। एंड बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूं उस पे भी एडिशनल सेस है और उस पे भी दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई बहुत बढ़िया ट्वीट, लाओ इस पे भी 20% टैक्स। अगली न्यूज अमीरों के लिए, गरीब थोड़ा तुम साइड में हट जाओ। बस में पासपोर्ट थोड़ी लगता है, हटो। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की अगली रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने दुनिया भर की पासपोर्ट रैंकिंग निकाली है। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट, दुनिया भर के जितने भी पासपोर्ट्स होते हैं उनकी एक रैंक होती है जो डिपेंड करता है कि आपका जो पासपोर्ट है, अगर आपका इंडिया का है, फ्रांस का है, इजराइल का है, जर्मनी का है, आप अपने कंट्री के पासपोर्ट से कितनी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो बाकी कंट्रीज से कितने अच्छे हैं। जिस कंट्री का नागरिक सबसे ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है, उस कंट्री का पासपोर्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। 195 कंट्रीज की रैंकिंग होती है और दुनिया भर की सारे देशों में जो सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का। इसके बाद जिनका नंबर आता है वो है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान। अगर आप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो पिछले साल हमारा नंबर था 80 और इस बार 2 स्थान घटकर हम 82वें स्थान पर आ गए। वो मोदी जी चुनाव हार गए ना, तो थोड़ी शेर की दहाड़ कमजोर हो गई। ऐसी लाइन मारो कि कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों कंफ्यूज हो जाए कि किसकी साइड से बोला। अगली खबर है एजुकेशन से लेकर। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि री नीट अब नहीं होगा। दरअसल कुछ टाइम पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कई सारे लोगों के अरेस्ट भी हुए थे और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हाँ भाई, देश के 2 शहरों में पेपर लीक्स हुए थे। हालांकि कोई भी सिस्टमैटिक फॉल्ट नहीं था, ये इंडिविजुअल केसेस थे। कुल मिला के 155 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एग्जाम लीक से फायदा हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बट द कीवर्ड हियर इज द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम वाज नॉट ब्रीच्ड, यानी कि मास लेवल पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि आप कह दो कि पूरा पेपर ही फ्लॉट था, इसलिए री एग्जाम अब नहीं होने वाला है। 155 बच्चों को कुछ फायदा मिला था और उनको अब ओवरटर्न करके कुछ री एग्जाम जो भी कराएंगे, बट ये समझ लो कि हाँ भैया अब कुछ नहीं होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। और क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो उस पर हम भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आप हालांकि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं विद #नीट एग्जाम। अगली न्यूज करंट अफेयर्स कह लो या आपका जनरल नॉलेज, उसके लिए है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जो इंडिया चीफ हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो 2050 के बाद वृद्धों की पॉपुलेशन होगी, यानी कि आप हम जो अभी जवान हैं बट अगले कुछ 25 सालों में हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे और हमारी तादाद जो है वो होगी 34 करोड़। मतलब 2050 तक इंडिया में 34 करोड़ बुजुर्ग लोग होंगे। पहले तो आप अपनी किस्मत पर रोलो, उसके बाद समझ लो देश के लिए इसके क्या मायने। देश के लिए ये मायने हैं कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बुजुर्ग आबादी को सपोर्ट करने के लिए सरकार को हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड पेंशन स्कीम्स पर अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। क्योंकि हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें से जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा विक्टिम होती हैं लोनलीनेस की, अकेले रहने की, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा नहीं होती हमारे देश में। पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो आदमी केयर टेकर ऑफ द हाउस होता है और महिलाओं के हाथ में उतनी पावर नहीं होती। तो अगर आपको ये डेटा या मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो कभी कोई वृद्धाश्रम जाके देखना, ज्यादातर आपको बुजुर्ग महिलाएं ही मिलेंगी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी बहुत यंग है, बहुत हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बट किसी भी एक यंग कंट्री की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने उसकी पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया तो आने वाले टाइम में वो एक डिजास्टर बन जाता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत स्टीप भी नहीं होना चाहिए। का बहुत क्लासिक एग्जांपल है चाइना और जापान जैसे देश, वो बहुत बुरी तरीके से अभी अपना वो पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई सारे देश तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो लोगों को बोलते हैं कि भाई आप आओ हमारे देश में रहो, हम आपको पैसे देंगे। पर हमारे देश में जो घर खाली हो रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं और हमारा देश जो कहते हैं ना सूना सूना हो रहा है, उसको थोड़ा संभाल लो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया, बट यू नो व्हाट आई मीन। जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों बारिश का सीजन चल रहा है और इसी बीच एक दुखद खबर आती है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके से, जहां पर एक कोचिंग सेंटर है राउज IAS स्टडी सर्कल। वहां के बेसमेंट में 2 छात्राओं की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। अब ये एग्जैक्टली क्यों हुआ ये कहना अभी मुश्किल है। मैटर ऑनगोइंग है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पर मैंने कुछ बच्चों से बात की जो बता रहे हैं कि वहां पर एक सीवर लाइन फट गई थी जिसकी वजह से पानी इतनी तेजी से भरा कि बच्चों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ दिनों पहले भी एक और न्यूज वायरल हुई थी जहां ORN इलाके में एक बच्चे की इलेक्ट्रिक्यूशन से मौत हो गई थी।
तो एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या ये मिसमैनेजमेंट है, सीवर्स की क्लीनिंग नहीं हुई थी, ये कुछ सवाल है जो आने वाले दिन में इन्वेस्टिगेशन के बाद पूछे जाएंगे। फिलहाल उन दिवंगत बच्चे और उनकी फैमिली के लिए हम प्रे कर सकते हैं। ओके, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और अ एम्प्लॉय इन जनरल, द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर यू। एक मेंटल एंड वेलनेस कंपनी है, उन्होंने 5000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज पे एक सर्वे किया और उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। पहली बात तो ये कि जो यंग लोग हैं, द एज ऑफ 21 to 30, वो अपने सीनियर्स के मुकाबले वर्क स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। होता होगा ना कि भाई यंग जो इंटर्न नहीं आते कि सर ये भी काम दे दो, वो भी काम दे दो, वो भी दे दो, और जो 35 साल के होते हैं बोलते हैं कर ले, हमारा भी कटा था, तेरा भी कटेगा। इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। और जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई वो ये कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले वर्क स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं। लड़कियों को काम में जो स्ट्रेस होता है वो ज्यादा अफेक्ट करता है पुरुषों के मुकाबले। और इस वर्क स्ट्रेस के 3 मेजर रीजन थे। पहला तो वर्क लाइफ बैलेंस ना होना, दूसरा लैक ऑफ रिकॉग्निशन, और तीसरा लो मोरल। मतलब जब आपको काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि यार उसको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर से जो आपके सीनियर्स भी होते हैं वो आपके काम को उतनी ज्यादा इज्जत नहीं करते, जब वो कोट एंड कोट अगर बताए कि ऑफिस में आपका माहौल जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, तब वर्क स्ट्रेस बढ़ता है। तो हमेशा ये माना जाता है कि जब भी आप काम करो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करो। और आजकल तो 70 आवर वर्क वीक का भी कॉन्सेप्ट चलता है, नारायण मूर्ति जी बोलते हैं, जिसको लेकर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में काफी फ्रिक्शन ऑनलाइन देखने को मिलता है। एज अ प्रोफेशनल योरसेल्फ आपका इस पर क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में #वर्क लाइफ बैलेंस लिखकर एक बार जरूर बताना। और जनाब क्या चल रहा है? इस हफ्ते इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल रहा। थोड़ा एक्सप्लिसिट वीडियो है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं क्या दिखा नहीं पाऊंगा, कानून नहीं देख पाता, यूट्यूब क्या ही आपको देखने देगा। इफ इट गेट कंफ्यूजिंग समझ जाओगे। वीडियो में था क्या कि एक लड़का है, वो अपने दोस्त को दारू पिलाता है, लड़का दोनों, वो उसको दारू पिलाता है, बात करता है और बाद में उसका रेप करता है, और वो वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देता है। हाँ, जो तुम अपने दोस्त को धमकी देते हो इसने कर दिया। खैर, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। कई लोगों ने बोला कि ये वीडियो स्टेज्ड है, कुछ लोगों ने बोला लड़के ने सुसाइड कर लिया है। खैर, दैट्स नॉट माय पॉइंट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लड़के का रेप ये एक ऐसा क्राइम है जिसको हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। एक मर्द की भी असमत लूटी जा सकती है, आप कोई भी कानून की किताब उठा लो, उसमें इस बात को माना ही नहीं गया है। जो परपेट्रेटर है उसको अगर पकड़ भी लेते तो क्या कर लोगे, कोई धारा ही नहीं है जो आप उस पर लगा सकते हो। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक एज अ सोसाइटी। एक और बड़ा खूबसूरत सा वीडियो वायरल हुआ। ये जनाब है, ये न्यूज 24 पे एक शो करते हैं माहौल क्या है, जहां ये जाके लोगों से सवाल पूछते हैं। अब हाल ही में एक न्यूज वायरल हुई थी कि कावड़ यात्रा पे जितने भी दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, उनको क्या करना है कि उनको अपना नाम लगाना है। तो उन्होंने जाके कुछ कावड़ यात्रियों से पूछा कि आपका इस पे क्या कहना है। उसके बाद ये पता चला किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा ना किसी और भाई से, सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम, ना हम कोई जात पात धर्म देखते, जहाँ हमारे को क्षण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं, ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। देखिए अब यहीं पे कहानी मिल गई, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। कावड़ यात्रा पे कन्हैया असलम आमने सामने कैसे खड़े हो जब वो साथ ही में कावड़ ले जा रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं यही दोनों साथ में ईद में बिरयानी भी पेलेंगे। कहने का मतलब इसमें बस ये कि बहुत सारे ऐसे देश होंगे अलग अलग धर्मों वाले, बट ये शेयरिंग ऑफ जॉय, सेलिब्रेटिंग ऑफ इंटरफेथ कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है। हिंदुस्तान में सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको जवाब यहीं मिल जाएगा। एक और पोस्ट बड़ी वायरल हुई रेडिट पर, जहां पर कुछ पैकिंग इंटरचेंज हो गई होगी, जिसकी वजह से झाड़ू न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के साथ बिकने लगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 2 ग्राम फैट, 4 ग्राम प्रोटीन, 150 कैलोरीज के साथ ये झाड़ू। बचपन में खाई तो खूब है, आज पता चला क्यों। अगली एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर वायरल हुई मुंबई से, जहां पर बारिश हो रही थी और एक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे हमारे आशिक, और पटरी पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उनकी आशिकी। अब रोमांटिक माहौल, बारिश हो रही है, भैया प्लेटफॉर्म पे खड़े, पल्ली तरफ उनकी निब्बी बस बारिश में भीग रही है। और ये तुम जानते हो प्यार में मैजिक होता है पर लॉजिक नहीं होता। तो भाई ने क्या किया, अपना रेनकोट उतार के फेंक के मारा दूसरी तरफ, थोड़ा ज्यादा ऊपर मार दिया क्योंकि वो ऊपर लाइन पर लटक गया, ट्रेन की सर्विसेज ही रुक गई। भाई ने लाइन मारने की चक्कर में मुंबई की लाइफलाइन ही रोक दी, और जो लोग परेशान हुए बाद में वही उसको कमेंट कर रहे हैं। मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। जज साहब, मेरा पूकी निर्दोष है। बट चलो, ब्रो वांटेड टू क्रिएट एन इंप्रेशन। पुलिस क्या मस्त कूटी होगी दोनों को। तो कोई रिप्लाई करके कहता है वो प्यार ही क्या जिसमें एल ना लगे। इस क्यूटी को कस्टडी और पोर्शे वाले को ऐसे, सरासर ना इंसाफी माय लॉर्ड। चांद तारे तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे लिए रेनकोट फेंक सकते हो? बताओ, ये लड़कियां ना वर्ल्ड वॉर 3 करवा के मानेंगी। कलेश चाहिए इनको हर जगह। नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है?
प्यार की अगली दास्तां सुनो बैंगलोर से। यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट से जा रहा था और गर्लफ्रेंड को सूझा जाने तू या जाने नहीं दूंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस को फोन लगाया और बोला कि उस लड़के को जाने मत दो, उससे मैं प्यार करती हूँ। पुलिस ने बोला हमें क्या लेने देना, उसके बैग में बॉम्ब भी है। फिर क्या ये ट्रिक काम कर गई, पुलिस ने रोक लिया, उसका काम बन गया। बस 1-2 फ्लाइट डिले हो गई। देखो वी लाइक लव इन दी एयर, पर इन प्यार की पंछियों को कौन बताए कि क्यूटिया और चूतिया होने में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि अगली वाली सुनो, एक निब्बा कलेक्टरेट ऑफिस पहुंच गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही थी। छत्तीसगढ़ के एक जिले में वहां के कलेक्टर थे, वो जनदर्शन करते थे, मतलब लोगों से बुला के उनकी गुहार, उनकी परेशानियां, समस्याएं पूछ रहे थे कि भैया आपकी क्या जमीन हड़प ली किसी ने, चोरी हो गई है, घर में कलेश हो गया, मर्डर हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा। ये पहुंच गया वहां पे कि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही मालिक। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अभी तो 1 हफ्ते पहले बहुत करी थी, अचानक से बात करना बंद कर दिया। आप हमारी सिचुएशन से सुलझा, बड़ी समस्या में। श्री 1008 अक्षय कुमार महादेव ने क्या ठीक कहा है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। चड्डी गैंग खटखट गैंग के बाद अब दिल्ली में जन्म लिया है पकोड़ा गैंग ने, और वो इसलिए क्योंकि कहीं भी चोरी करने से पहले उस घर में पकोड़े बनाते हैं और अपेरेंटली इनका सिग्नेचर मूव है। इनको कहा जा रहा है पकोड़ा गैंग। ये हमारे देश की न्यूज है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे हिसाब से लोगों के लिए राहत की बात है। आपको अपने घर की सिक्योरिटी रखना बड़ा आसान हो गया है। ताला लगाओ ना लगाओ, बेसन मत रखना उस घर में। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अगली एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई राजस्थान के बलोत्रा से, जहां पर एक व्यक्ति की परेशानी ये थी कि उसको जिंदा नहीं माना जा रहा था। भगवान क्या जुल्म है। हाँ क्या कि उसको एक इसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया था उसी के हाथ में, और जा जाके वो बाबू से बोल रहा था कि मालिक नहीं हम तो जिंदा हैं, और लोग मान नहीं रहे थे। तो उसने एक नया तरीका अपनाया, वो क्राइम करने लगा। वो जा जाके उसने एक चुरी रख ली, एक पेट्रोल पंप रख लिया, और जहां लोग दिखते थे वहां उनको पकड़ लेता था वो। मतलब बेसिकली उसको एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए क्रिमिनल बनना पड़ा। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, इट वर्कड। अच्छा, अगली बिल्कुल एक्सक्लूसिव न्यूज देने वाला हूं आपको, किसी को बताना नहीं, पक्का? ठीक है। अंबानीज इंडिया में दुनिया की सबसे लंबी शादी कर रहे हैं, चली जा रही है। पर क्या आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी शादी कहां हुई है? कुवैत में, हाल ही में। यहां पर हुआ क्या कि एक शादी हुई, शादी होने के बाद लड़का लड़की दोनों स्टेज से उतरे और लड़की थोड़ी सी वहां पे लड़खड़ा गई। लड़के ने उसका मजाक उड़ा दिया, लड़की को बुरा लग गया, उसने वही शादी तोड़ दी। इनकी पूरी शादी 3 मिनट तक चली। इससे लंबे टाइम तक मैगी बनाता हूं मैं। एक नेब से बच्ची का खिलौना ज्यादा चल जाता है। और अब न्यूज पर आपके व्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट, टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। शुभी मित्तल बोलती है, हाय सार्थक, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द बजट एलोकेशन टू बिहार? आर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री कैरिंग द बर्डन ऑफ प्रेजेंट डे कोalition गवर्नमेंट? पहला सेंटेंस का रिस्पॉन्स दे सकता हूं, दूसरा तो अगेन आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन है। बजट एलोकेशन ऑफ बिहार देखो ये हमेशा से था। जब नीतीश कुमार आए होंगे और अपनी 35-40 सीट का उन्होंने सपोर्ट दिया होगा भाजपा सरकार को, तो पक्के में जब वो मीटिंग हो रही थी वो यही हो रही थी कि आप हमारे राज्यों को क्या दोगे ताकि हमारी अगले इलेक्शन में हम बता सकें कि भाई हम आपके लिए कुछ करवा के लाए। इनफैक्ट जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे तो एक सज्जन थे, इस बात पर उन्होंने बोला भी था कि हमारे बिहार की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि बाकी जो केंद्र सरकार होती है हमको उतना महत्व नहीं देती, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। नरेंद्र मोदी उतना बड़ा पैसा लगा के राम मंदिर बनवाया है, यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए एक भी कंपनी भी आज तक नहीं खुला। यहाँ पे बनवाओ लेकिन रोजगार भी दो अपना बिहार में। और बिहार के लोग कह भी रहे हैं कि उनको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए ताकि उन पे स्पेशल फोकस किया जाए। अब केंद्र सरकार ने स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो नहीं दिया पर उनको ज्यादा बजट एलोकेशन दे दिया, और ये डिसीजन बजट में नहीं लिया गया है, ये लिया गया था इलेक्शन रिजल्ट के दिन जब नीतीश बाबू मोदी जी से मिलने गए थे, इन माय ओपिनियन। दृष्टि खेमगा लिखती हैं, इंटरेस्टिंग हाउ वुमेन इन सम फील्ड्स आर स्टिल फोर्स्ड टू वेयर इंडियन टायर्स बट मेन इन इंडियन क्लोथिंग आर नेवर अलाउड। इस चीज में ना मेरा बहुत एक कंट्रोवर्शियल सा ओपिनियन है कि हम लोग जैसे कपड़े जो हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं वो बहुत बेवकूफाना है। मतलब हम कई बार देखते हैं हम लोग ब्लेजर, कोट, 3-पीस सूट लोग पहन रहे हैं गर्मी के जून के महीने में, जब पसीना यहां से निकल रहा है, टेम्परेचर 45-50 टच कर रहा है और लड़के खड़े हैं ब्लेजर पहने हुए। भाई कुर्ता क्यों नहीं पहनते हम? मतलब समझ में नहीं आता कि उसका सेंस क्या बनता है कि क्योंकि अंग्रेज पहनते थे और अंग्रेजों ने वो हमारा माइंडसेट बना दिया, हम आज भी उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। और कंपनीज भी अपने आप को फॉर्मल अपना बनाते हैं कि नहीं आज फॉर्मल पहन के आना है हमने, आपका ड्रेस कोड फॉर्मल है। क्या सेंस बनता है उस फॉर्मल का जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से नहीं है? मेरे ख्याल से एक लौता इंसान जो इस चीज के बारे में बड़ा वोकल है वो है ओला के जो सीईओ है भविष्य अग्रवाल, कि नहीं आप कुर्ता पहन सकते हैं हमारे क्लाइमेट और हमारे हिसाब से। वो कुर्ता सेंस बनाता है, और कुर्ता भी नहीं है, कॉटन की एक नॉर्मल शर्ट पहन लो। वो ब्लेजर का मुझे सेंस ही समझ में नहीं आता। अनुभव एसएचयू लिखते हैं, हेलो सार्थक भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लेटेस्ट बजट? डू यू थिंक इट इज सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास पीपल बाय अप्लाइंग हाई टैक्सेस?
ऑब्वियसली मिडिल क्लास एक ऐसा सेगमेंट है ना जिसकी कोई इंसेंटिव नहीं है उनके पास आपको रुझाने का। अमीर के लिए बनाएंगे कॉर्पोरेट टैक्स बचा के उनके, फिर हम भाई फंडिंग ले सकते हैं उनसे, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है। मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता, इंसेंटिवाइजेशन नहीं है ना कोई उसका, पॉलिटिशियंस का तो ध्यान नहीं रखते उस चीज का। सोनम ओएस के मामले में मैकबुक वर्सेस विंडोज बोलती है, आई यूज बोथ हैव इट्स ओन वर्क एट विच दे आर बेस्ट, डोंट गेट कंफ्यूज, स्लाइटली डिफरेंसेस, विंडोज गॉट मोर ऑप्शंस टू ओपन अप, बाकी हम तो क्रैक वाले हैं, है ना सार्थक सर। यार मैं भी एक्चुअली दोनों यूज करता हूँ, हमारे ऑफिस में दोनों ही मैक एंड विंडोज यूज होते हैं। मुझे लगता है कि विंडोज अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है आपको। आप कई सारी फाइल्स, अगर आपको उतनी टेक्निकल नॉलेज है तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, कितना कस्टमाइज करना है, कितनी फाइल्स डालनी है। मैक बहुत हद तक लिमिटेड है, जितना आप उसको मैन्यूवर कर सकते हो, जितना आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि मैक अपने आप में एक इकोसिस्टम है। अगर आपके पास एक आईफोन है, एक मैकबुक है, एक आई वॉच अगर है आपके पास, तो वो जो इतना सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाता है ना, एक एयर ड्रॉप की फैसिलिटी है जो जिनके पास मैक है वो रियलाइज कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास सारे एप्पल प्रोडक्ट है तो बहुत आसान हो जाता है। भारत थीसिस बोलते हैं, सजेस्ट अ गुड वे टू एंड रिजर्वेशंस एंड एक्चुअली इक्वालिटी इन द एजुकेशन सेक्टर। भाई रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, बतेरे लोग दूर भागेंगे इससे, ज्यादातर लोग इस पर कमेंट करना नहीं चाहते। मुझे पता है मैं कमेंट करूंगा, आधे लोग कहेंगे अनसब्सक्राइब बट कभी इस पे वीडियो बनाएंगे। मेरे ख्याल से अभी के लिए आई जितना आई हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आई थिंक रिजर्वेशन जो है रहना चाहिए। अगेन बहुत सारे ऐसे तबके हैं समाज के जिनके उत्थान की जरूरत है, जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, बट हाँ उसका जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें उसको थोड़ा मॉडिफाई होना चाहिए। आज भी कितने सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है बट वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आके बाकी लोगों का हक अधिकार खा जाते हैं। तो हाँ मतलब रिजर्वेशन है बट उसको थोड़ा मॉडिफाई, उनको तक पहुंचे वो स्कीम जिनको एक्चुअली जरूरत है। ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स। इनको मिलता है हमारे चैनल की तरफ से 1 महीने का फ्री मोबाइल डेटा रिचार्ज। हफ्ते भर में जो कुछ भी चला न्यूज में, आपकी पर्सनल लाइफ में, उसको लेकर आपके भी कुछ सोच होंगे, कुछ विचार होंगे, और उसी को नीचे कमेंट सेक्शन में #संडे सोच के साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम उसको सबके साथ डिस्कस करेंगे। तंग किया गया। ताली बजाओ। थैंक यू। ब्रो ओन्स दिस म्यूजिक। मैं डिम्पल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। ये वो वाला म्यूजिक है ना, वो वांटेड का। That chick is maneuvering about in a manner reminiscent of cocaine. जहर लग रही है। That one guy in every class. भाई ये कमेंट सेक्शन ऐसे है ना कि अगले से यादव को पता चल जाए तो सबको जेल में डाल दे। कब आओगे मेरे अकेले। डिम्पल भाभी से आगे हटा साले। सैसी थरूर साउथ की मूवी का विलन लग रहा है। अखिलेश जी मैं तो न सहती। अबे तो क्या चाह रही हो, लड़ाई करवा दे। ये भाई मैं बता रहा हूँ, ये मीमर ना किसी दिन देश में सिविल वॉर करवा के मानेंगे। पुकी बाबा, मेरा एक प्रश्न है कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या दूध ना चढ़ाए शंकर जी को फिर क्या करें ये बताओ। जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ। पिक्चर देखती हो आप? OMG से लिया हुआ सीन है बाबा जी, समझ गए। वो कितने की टिकट खरीदते होंगे पिक्चरों की? 100-150 तक होता है। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? बोला भी ऐसा है कि क्यों नहीं बांट दिया था। मुस्लिम होने के बाद भी बाबा जी की रीलों को लाइक कर देता हूँ। जवाब ही ऐसे होते हैं, देखो तो सेक्युलरिज्म। फिर बाबा जी, अबे बाबा जी भेज रखे इन लोगों ने। फीड में यही पढ़े। अच्छा ये बाबा जी ऐसे हैं जो सत्संग से ज्यादा आजकल रीलों पे मिल रहे हैं। क्या कर ले कोई। अब आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़े कि 70 हो जाए। इस किट का मतलब क्या? The worst he can say is no. He hated by many, defeated by none. बाबा जी से बहस, जिंदगी तहस नहस। Damn गुरुजी, that was smooth. How to avoid taxes in India? बेरोजगार रहो। तो एक बात बताओ, जब बेरोजगार और टैक्स इवेजन की बात है, एलविस यादव क्यों लगाया तुम लोगों ने? तुम्हें क्या लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा? मैंने पता लिया। इकोनॉमी का हलवा बना दिया। तू क्या देख रहा है? जाके ITR भर। गाना अच्छा लगा है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। टैक्स पर किसी तक चुराया था। एक बार मैं अभी किसी ने ऐसा कमेंट किया था, निर्मला सीतारमण की पुरानी फोटो लगाई, नहीं व्हाट डिड शी, मैंने रिप्लाई किया माय सेविंग्स। डे व्हेन मेन रिसीव रोज, डे व्हेन वुमेन रिसीव रोज, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, लास्ट डेट।
लेकिन लड़कों को फायदा भी नहीं है, लड़कियां रोज अप्रिशिएट करती हैं, ओ माय गॉड मिल गया, बुके यहाँ रखेंगे ऐसे करके। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है, एक लड़के को फूल मिला, उसने फूल देखते ही साथ पता आया, कह रहा भाई एक लड़की ने मेरे को फूल दिया। मैं कहा क्या करेगा, कह रहा भाई पत्ती बड़ी है, नाक साफ हो जाएगी उससे। तभी नहीं मिलते लोगों को फूल। निर्मला सीतारामन, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारोमन, सीतारपल रमन, सीतारमन, भाई जोगिंदर, निर्मला चीतारमन, चीता ही क्या, इसका तो GST ITR सब ले लेंगे। तुम्हें वो नहीं आया निर्मला सीतारमन, याद नहीं आया? इट वाज ऑब्वियस एक्चुअली। आधी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन आज तक ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस नहीं पिया। अबे ऑरेंज जूस, और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि तुमने मंगा के कहीं से, तुमने वो ठेले पे जाके, वो नहीं, ऑरेंज जूस आना चाहिए कांच के ग्लास में, तब होता है वो ऑरेंज जूस। और पता है बहुत बड़ा मिथ है कि भाई अमीर लोग ऑरेंज जूस पीते हैं। एक बार मैं गया एक अमीर के यहाँ पे कोठी में, मैं कहा सुबह सुबह नाश्ते में उसने भी आलू पराठा रख दिया सामने, मन की गुस्सा आई कि इसको बिल्कुल अमीर वाली गाली दूं मैं कहा कहाँ है मेरा ऑरेंज जूस, मेरा जूस कहाँ गया। आजकल के अमीर भी गरीब हो रखे हैं। मेरी दादी जो मुझे लंबी उम्र की दुआ देती हुई, मैं जो स्कूल में छुट्टी के लिए उन्हें 3-4 बार मार चुका हूँ। भाई दादी नानी ना एक उम्र के बाद, बच्चों से ज्यादा तो आजकल कॉर्पोरेट वाले मारते हैं भाई। पर्सनल ट्रेजेडी, दादी खत्म हो गई, नानी खत्म हो गई, और पता चला कि हर कंपनी में 3-4 बार दादी नानी मर रही है सेम। ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, टिकट भी महिला काटती है। क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रही है? दीदी कहाँ जा रही है? बट यार प्रॉब्लम क्या है, ही आइडेंटिफाइज एज अ दीदी। वीडियो खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। जाने से पहले एक कर्टिसी नाम की चीज होती है, गरीब आदमी को थोड़ा सा ना लाइक वगैरह ऐसे कुछ करके ना, और सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कुछ देते जाओ। है एक लाइक कर दो, छोटा सा कई सारे हैशटैग दिए हैं, कमेंट करते जाओ, बताओ कैसा लगा एपिसोड। और आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो हफ्ते भर न्यूज फॉलो नहीं करते होंगे, उनको थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टाटा बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप आदिवासी तेल लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिए हैं, जाके ऑर्डर कर सकते हैं।